आज हम लोग देखेंगे रे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल सैंपल यानी वन सैंपल, फिर देखे थे टेस्ट फॉर टू सैंपल, है ना। और आज हम लोग देखेंगे सिंगल प्रोपोर्शन के लिए। ठीक है, तो जैसे वन सैंपल में होता था उसी तरह से इसमें भी जो है काम होगा रे। ठीक है, लेकिन देखो प्रोपोर्शन, ये शब्द के बारे में थोड़ा सा समझो कि प्रोपोर्शन होता है क्या है। देखो नाम में ही सब कुछ है। प्रोपोर्शन मतलब कि पोर्शन, जिसका तुम ले रहा है कुछ पोर्शन। अब जैसे मान लो एक तुम्हारे पास कोई टोकरी है रे, इसमें मान लो कि तुम्हारे पास ये तुम्हारा समझो कि आम का टोकरी है, इसमें मान लो कुछ आम जो है सड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, और कुछ आम जो है अच्छा है। तो मान लो ये टोटल आम तुम्हारे पास कितना हो गया कि 100 आम है। ठीक है, टोटल आम कितना है 100। अब इसमें बोल रहा है कि 50 आम जो है वो खराब है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन बोल रहा है, मतलब तब तुमसे अगर कोई पूछता है कि टोटल खराब आम कितना, कितना पोर्शन जो है आम खराब है, ये नहीं बोलेगा कितना आम खराब है, कितना पोर्शन आम खराब है, तो क्या हो जाएगा टोटल खराब आम अपॉन टोटल आम, यानी आधा जो है, आधा भाग जो है उनका खराब है। समझा? तो प्रोपोर्शन मतलब सेम चीज का ही जो है तुम्हारे पास जो पोर्शन है वो सेम चीज का ही, कुछ अलग चीज का पोर्शन नहीं। मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है सेम चीज का ही रहेगा वैल्यू। समझा? और ये मेनली जो है परसेंटेज पे काम होता है। एक तरह से बोल सकते हो प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी जो है सेम ही होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी में होता है लेकिन फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसमें भी तो सेम चीज का होता है ना। कोई इवेंट तुम्हारा हुआ, कोई घटना घटा रे, तो कोई घटना घटने के बाद जो है तुम्हारा सक्सेस होने का चांस क्या होगा, या बोलेगा फेल होने का चांस क्या होगा। कुछ घटना घटे कुछ तो होगा ना रे। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम यही तो हुआ ना। अब नीचे में टोटल आउटकम यही तो लिखते हैं ना। तो कोई घटना घटेगा तभी तो कुछ आउटकम आएगा रे। तो जो आउटकम आया टोटल, वो नीचे लिख देते हैं। और हमको क्या चाहिए उसमें से, क्या तुम चाह रहे हो, तो वो तुम ऊपर में लिख देते हो। जैसे तुम सिक्का को ही उछाला, तो तुम एक बार सिक्का को उछाला, तुम चाहता है कि हेड है, तो एक सिक्का को उछाला तो तुम्हारे पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 2। अब चाह रहा है कि क्या चाह रहा है तुम कि हेड आए, तो हेड देखो कितना है, 1 है, तो 1/2। ठीक है, तो ये पोर्शन किनका है, इन्हीं का ना है रे। तो प्रोपोर्शन मतलब समझ में आ गया कि होता क्या है। अब ये जो है ना बाइनोमियल पे काम करता है। और बाइनोमियल के बारे में जानते हो कि क्या होता है, कि उसमें सक्सेस और फेलियर की बातें होती है। ठीक है, तो मान लो रे कि x जो है तुम्हारा नंबर ऑफ सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल। देन अब तुम जानता है रे कि मान लो तुम सिक्का को n बार उछालेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस तुम किसको मान रहा है कि तुम्हारा जो 5 बार हेड है तो वो कितना होगा। ठीक है, इस तरह की बातें करते हैं, मतलब फेलियर और सक्सेस की बातें करते हैं बाइनोमियल में। तो प्रोबेबिलिटी पी एक्स बराबर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस एन ट्रायल। एन बराबर यहाँ तुम 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ठीक है रे, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जानता है क्या होता है, ये जो ई ऑफ एक्स है इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब होता है मीन। तो इसका मीन होता है रे एनपी। ठीक है, और वेरिएंस इसका क्या होता है, एनपी क्यू। तुम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यही ना होता है रे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है यही होता है ना, एन सी एक्स पी पे पावर एक्स क्यू पे पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, और इसी को जब सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो ये मीन निकल के आता है और ये वेरिएंस निकल के आता है। ठीक है, अब देखो कि एज वी नो डेट फॉर लार्ज एन, जब हमारे पास एन जो है लार्ज हो जाता है तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर चला जाता है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये x का वैल्यू जो है ये कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 से लेके n तक रहता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। तो वो जैसे लार्ज होगा तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर टेंड करने लगेगा। तो x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस। ठीक है। यानी ये मीन जो है तुम बहुत जगह देखता होगा 0,1 लिखा हुआ रहता होगा, तो वेरिएंस 1 आता है, मान 1 निकलता है तो 0,1, यानी ऐसे x फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0,1, या स्टैंडर्ड 1 का स्क्वायर करेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा 1 ही आएगा। ठीक है। अब समझो कि यहाँ प्रोपोर्शन की बात है थोड़ा सा और, कि मान लो तुम्हारे पास कोई जो है पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लेगा रे, और ये सैंपल जो लिया है इनका साइज है n, ये सैंपल का साइज है n। ठीक है। अब देखो ये पॉपुलेशन लिया तो इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स रहता होगा। अब ये एट्रीब्यूट्स शब्द को समझो, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, क्वालिटी बताता है कि जैसे इस पॉपुलेशन में 50 आदमी है तो उनका हाइट जो है हाइट एक एट्रीब्यूट ले लिया, एक क्वालिटी ले लिया, तो हाइट जो है 6 सेंटीमीटर से अबव है तो उसको एट्रीब्यूट ए ले लिया, और जो जितना भी लोग का 6 सेंटीमीटर से हाइट जो है अबव रहेगा उनको हम प्रोसेसिंग एट्रीब्यूट ए बोल रहे हैं। ठीक है। यानी ये तुम्हारा एक तरह से सक्सेस, यानी जो तुम चाह रहे हो वही तुम्हारे फेवर में आ रहा है तो वो सक्सेस हो गया। इसको जो है बाकी जो बचा वो तुम्हारा क्या हो गया, फेल्योर। ठीक है। अब यहाँ पे और भी कुछ, जैसे और भी तुम समझ सकते हो कि मान लो क्लास में जो जिसको भी 30% से ज़्यादा मार्क्स आएगा, यानी 30 नंबर से ज़्यादा मार्क्स आएगा, ठीक है, तो वो पास होगा। तो जितने भी बच्चा होगा, मान लो क्लास में 50 बच्चा है, 50 में से 30 बच्चा को 30 से ज़्यादा मार्क्स आया, तो इधर x बराबर क्या हो जाएगा 30, और फेलियर कितना हो जाएगा, टोटल 50 था 20। समझ में आ रहा है ना। अब देखो देन द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन द सैंपल इक्वल टू x बाय n। टोटल सैंपल कितना इसमें से निकाला था पॉपुलेशन में से n, और नंबर ऑफ सक्सेस का निकाल रहे हैं तो ये x मान लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन पोसेसिंग एट्रीब्यूट a। अब ये एट्रीब्यूट a कहने का मतलब हो गया कि जिनके पास एट्रीब्यूट a है, तो जिनके पास एट्रीब्यूट a, अब एट्रीब्यूट a में जैसे भी ये दो एग्जांपल लिए कि हाइट जो है तुम्हारा जो है कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन मान लो तुम ले लेता है कि 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तो जितने लोग आएगा वो एट्रीब्यूट a में आ जाएगा। या फिर तुम अभी जो मार्क्स का लिए कि मार्क्स जो है 30 से ज़्यादा आना चाहिए, तो जितने लोग रहेगा उनको एट्रीब्यूट a मिलेंगे। ठीक है। अभी और क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे तो उनसे और चीज़ें क्लियर होगा। तो अब देखो इनका तुम एक्सपेक्टेशन निकालो, एक्सपेक्टेशन मतलब कहने का मतलब मीन निकालो, तो इसका मीन निकालेगा तो p आएगा। हम लोग जानते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x बराबर क्या होता है, सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ ax रहा तो ये वैल्यू हो जाता है, ये कांस्टेंट है a जो कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाता है a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब यहाँ पे p की जगह जो है ये वाला वैल्यू तुम पुट करो। ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ p, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ p इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय n, और ये क्या है तुम्हारा n जो है कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय n। जैसे a था तो a बाहर निकल गया, तो यहाँ 1 बाय n कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और यही एक्सपेक्टेशन ऑफ x तुम्हारा क्या होता है बाइनोमियल में np, तो 1 बाय n इंटू np, p गया। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहां से तुम क्या देख रहे हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ p इक्वल टू p, यानी मीन और पॉपुलेशन, सॉरी सैंपल का एस्टिमेशन पॉपुलेशन के मीन के बराबर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबायस्ड एस्टिमेटर, है ना रे, यही बोलते हैं ना अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब देखो वेरिएंस का भी फार्मूला होता है कि वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू जो है क्या होता है, सॉरी अगर वेरिएंस ऑफ ax रहा तो ये a जो कांस्टेंट है ये स्क्वायर के साथ बाहर निकल आता है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो कि वेरिएंस ऑफ p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p
p का वैल्यू पुट करो रे, यहां से उठा के यहां डालो, तो वेरिएंस ऑफ x बाय n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट x बाय n है तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 बाय n, तो क्या हो जाएगा 1 बाय n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है रे npq, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय n स्क्वायर इंटू npq। अब ये 2n है तो एक n गया, तो तुम्हारे पास वेरिएंस देखो क्या निकल के आया pq बाय n, ठीक है, ये निकल के आया ना। अब तुम लोग जानता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अगर वेरिएंस का हम लोग रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है रे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, तो वेरिएंस का वैल्यू तुम जान रहा है क्या है pq बाय n, है ना रे। ये चीज समझ में आ गया, इतना निकल गया। अब इतना अगर समझ में आ गया तो इधर देखो, नाउ सैंपल प्रोपोर्शन p फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये पॉपुलेशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ये पॉपुलेशन मतलब अगर ये बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पॉपुलेशन, और फॉर लार्ज सैंपल के लिए ये किनको फॉलो करने लगता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इनसे जो सैंपल निकालेंगे हम, इनसे जो सैंपल निकालेंगे वो भी तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा रे, समझा बात को। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो इनसे जो तुम सैंपल निकाला तो वो भी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा ना। तो यहां पे क्या होता है मीन, तो मीन लिख दिए, मीन क्या आया था p, ठीक है, प्रोपोर्शन का मीन क्या आया था p लिख दिए, यहां पे क्या लिख दिए स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिए, समझा। या फिर तुम pq बाय n लिख सकते हो वेरिएंस के टर्म में अगर लिखेगा तो कोई दिक्कत। अब देखो फॉर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स फॉर लार्ज एन इन केस ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन, तो याद करो सिंगल सैंपल के लिए क्या होता था z बराबर क्या होता था सिंगल सैंपल के लिए x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन, और ये सिग्मा बाय रूट एन क्या होता है, यही तो स्टैंडर्ड एरर होता है रे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन। और अगर s बाय रूट एन है तो ये क्या होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल, ठीक है। तो कंपेयर करो, ये x बार क्या होता था सैंपल का मीन होता था और ये पॉपुलेशन का मीन होता था, उसी तरह ये p जो है ये तुम्हारा सैंपल का प्रोपोर्शन मीन है, और ये p जो है तुम्हारा किसका है पॉपुलेशन का। बहुत सारा बुक में यहाँ p नोट यहाँ दे देगा या फिर बहुत ये एस्टिमेट कर देता है, ठीक है, यही तो निकला था ना एस्टिमेटर, तो ये वाला वैल्यू हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है रे। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ p ये क्या तुम्हारा निकला है स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट pq बाय n, तो चाहे तो इसको लिखो और नहीं तो ऐसे लिख ले लो अंडर रूट pq बाय n, यही तो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। और ये वैल्यू हमेशा मॉडुलस के अंदर रहता है, इसी को तो बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत रहे, अगर ये सब उतना समझ में ना आया तो क्वेश्चन करने के लिए बस इनको तुम याद रखो रे, है ना। ये कैसे निकला ये सारा इनके पीछे का कहानी था, बस इसको याद रखो और सवाल तुम्हारा सॉल्व होगा। बस ये समझो कि ये p क्या है और p एस्टिमेटेड क्या है, या फिर ऐसे ही रखो कि ये छोटा वाला p ये बड़का p रे, ठीक है, अंडर रूट pq बाय n। अब देखो, और याद रखने के लिए अगर तुमको जेड टेस्ट फॉर वन सैंपल याद है तो उससे कंपेयर करके भी तुम कर सकता है कि अच्छा ये जो है ये छोटका वाला सैंपल का था तो इधर भी सैंपल का ये हो गया, ये मीन होता था पॉपुलेशन का तो इधर की ओर आ गया, इधर तो स्टैंडर्ड एरर होता ही था, ठीक है। नीचे में अब हम लोग एक सवाल देखते हैं, ये सवाल से और भी चीजें क्लियर होगा। इधर से अगर उतना समझ में नहीं आया होगा चीजें तो सवाल देखने के बाद और भी चीजें क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है। देखो इस सवाल को देखो थोड़ा बढ़िया से, क्या बोल रहा है कि इन ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ वाइन बोतल 4 वाइन बोतल आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 15 वाइन बोतल आर फाउंड टू बी ब्रोकन, है ना रे। बिहार में दारू बंद है, बोला कोई एक कंसाइनमेंट डील हुआ होगा रे,
बहुत बड़ा कंसाइनमेंट, ठीक है। तो लार्ज कंसाइनमेंट जैसे बोल रहा है, लार्ज है ना रे, तो हम क्या समझ जाएंगे, यहां जेट टेस्ट का उपयोग होने वाला है। तो लार्ज कंसाइनमेंट वाइन दारू का बोतल डील हो रहा था रे, उसमें से 4 बोतल जो है 4 वाइन बोतल आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 15 वाइन बोतल्स आर फाउंड टू बी ब्रोकन। मतलब कि ये मान लो दारू का पेटी है, ठीक है, 50 पेटी होगा, 50 पेटी में से 2-4 गो पेटी निकाला होगा रे, और मान लो 50 पेटी में से एक पेटी निकाला, एक पेटी में मान लो, एक पेटी में क्या गो रहता है, मान लो 10 गो रहता है, ठीक है, तो 5 पेटी निकाला, 5 पेटी निकाला तो टोटल सैंपल तुम्हारे पास कितना हो गया 50। 50 में से देखा कि 4 बोतल क्या है रे, फूटा हुआ है, ठीक है। 50 ये तुम्हारे पास मान लो सैंपल जो है, ये तुम्हारा पॉपुलेशन का सैंपल है, ठीक है, इसमें से सैंपल निकाला, ये तुम्हारा पॉपुलेशन है, यानी ये वाइन बोतल, ये कंसाइनमेंट हुआ, और ये पॉपुलेशन है तुम्हारा, ये पेटी है तुम्हारा पूरा, मतलब मान लो 50 पेटी है, 50 पेटी में से 10 पेटी निकाला होगा, एक पेटी में जितना भी रहता हो, या इसमें से 50 को बोतल निकाला, ठीक है, जितना भी पेटी हो उसमें से 50 बोतल रे दारू का निकाला। अब इसमें से देख रहा है, ये 50 में से, ये क्या है, पॉपुलेशन में से क्या लिया, सैंपल, ठीक है, पॉपुलेशन में से सैंपल लिया 50, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा। अब इसमें से देखा कि 4 बोतल जो है ब्रोकन है, ठीक है, 4 बोतल टूटा हुआ है। कंपेयर करो अभी पीछे जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, ठीक है। तो बोल रहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन पोर्शन ऑफ ब्रोकन बोतल इन द कंसाइनमेंट इज मोर देन 10%। अब जितना कभी कंसाइनमेंट होगा तो उसमें से बोल रहा है 10% से ज्यादा बोतल जो है तुम्हारा क्या है, टूटा हुआ है, ठीक है। ऐसा बोल रहा है कि हाइपोथेसिस चेक करने के लिए कि टूटा हुआ है कि नहीं है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखो, तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं रे, याद करो 1 सैंपल जेट टेस्ट, उसमें भी पहला काम करते थे हाइपोथेसिस बनाना। या फिर देख लो यहां पे गिवन क्या क्या है, गिवन n बराबर क्या है तुम्हारा 50, टोटल 50 सैंपल लिया है ना वाइन बोतल का। p बराबर क्या हो गया रे, ये छोटा वाला p किसका है, सैंपल का ना, मीन, याद करो उधर x बार होता था, तो p जो तुम्हारा कितना बोल रहा है कि 4 वाइन बोतल x/n, ये फार्मूला भी बताए थे ना कि टोटल जो है एट्रीब्यूट, यहाँ एट्रीब्यूट जो शब्द था, एट्रीब्यूट है सक्सेस, तो टोटल यहाँ 4 बोतल सक्सेस यहाँ पे टूटने पे ही है, तो 4 बोतल टूटा हुआ है, तो x/n, तो 4/50। अब इसको तुम सॉल्व करेगा रे, तो ये हो जाएगा 2 और 25, यानी 1/25 0.04, तो 2/25 हो जाएगा तुम्हारा 0.08, ठीक है। P तुम निकाल लिया, तो Q ना निकाल लेगा रे, आराम से निकाल लेगा, तुम जानता है रे भली बाती कि P + Q = 1 होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 1 - P, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 1 - P, होगा कि नहीं होगा। तो माइनस करना, जो भी आएगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो लेंगे रे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं लेंगे। ये तुम्हारा गिवन है। और उसके बाद और क्या दिया हुआ है कि पॉपुलेशन पोर्शन ऑफ द ब्रोकन बोतल, हाँ, ये P जो है पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो P बराबर ये कितना दिया हुआ है 10%, 10% कहने मतलब 10 गुना परसेंटेज का मतलब रे 1/100, तो गुना 1/100, तो ये कितना हो जाएगा, ये गया रे 1/10 यानी 0.1। तो ये पॉपुलेशन सक्सेस इतना हो गया, तो तुम्हारे पास Q यहां से भी निकाल लेगा, Q कितना निकल जाएगा 1 - P, ठीक है। देखते हैं जिसका जरूरत पड़ेगा तो लेंगे रे। तो ये अगर 1 - 0.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9। अब हाइपोथेसिस बनाएंगे। पहला काम H0 क्या होता था, हाइपोथेसिस जो होता था H0 नल हाइपोथेसिस, ये क्या होता था, म्यू जो है बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है P जो है
बराबर होना चाहिए किसका, 10% का। मतलब कि 10% बोतल क्या है, ब्रोकन है। यहाँ बोल रहा है कि मोर देन 10% आर ब्रोकन, तो हम बोल रहे हैं 10% बोटल्स आर ब्रोकन। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा रे, इसका उल्टा होता था। हम बोले थे पिछले वीडियो में कि अगर क्वेश्चन में मोर देन लेस देन का बातें करेगा तो वो वन टेल की बातें होगी, और वन टेल में हमेशा क्या होता है, तो या तो हम लोग राइट टेल या लेफ्ट टेल की बातें करें। तो मोर देन बोल रहा है तो राइट टेल की बातें करेंगे, और अगर यहाँ पे लेस देन बोलता है तो लेफ्ट टेल की बातें करते हैं। तो राइट टेल का बात कर रहे हैं हम लोग, P ग्रेटर देन 10%। हाइपोथेसिस हमारा बन गया, ठीक है रे। यहाँ पे लिख लेना 10% मोर देन 10% बोटल्स आर ब्रोकन, ठीक है। यही नहीं चेक करने बोला है कि 10% ही टूटा हुआ है या 10% से ज्यादा बोतल टूटा हुआ है। तो नल हाइपोथेसिस हम मान लिए कि 10% ही टूटा हुआ है, अल्टरनेट हो गया कि 10% से ज्यादा टूटा हुआ है। अब दोनों में से जो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा तो 10% ही टूटा हुआ है। अगर नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो गया। तो ये एक्सेप्ट हो गया, मतलब मोर देन 10% वाइन बोतल ब्रोकन, ठीक है। दूसरा काम क्या करते थे हम लोग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते थे रे। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस याद करो, इसको किस नाम से नोटेशन से दर्शाता था रे, अल्फा से। तो तुम लोग जानता है जेड अल्फा बाय 2, क्योंकि वन टेल की बातें कर रहा है ना, फॉर वन टेल। और एक टेबल बाबू हम वीडियो में बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर पी वैल्यू अगर अल्फा का वैल्यू 5% पे, 1% पे या फिर 10% पे रहेगा तो वन टेल में कितना होगा जेड का वैल्यू, है ना। जेड टेबल से देखना तो अभी नहीं सिखाएंगे, एक वीडियो में सिखाएंगे, तो वो वीडियो जाके देखना, उसमें जो है वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू बताए थे, ठीक है, कि कितना होता है। तो टेबलेटेड वैल्यू कितना हो जाएगा 5% पे, ये होता है 1.64, ठीक है। ये हम लोग टेबल में देखते हैं रे, 95 इधर और इधर, इधर जो बीच में आता है वो बोलता है हाँ ये ठीक है। एक वीडियो में दिखाएंगे, इसको याद रखो, या उस टेबल को याद रखो, हमेशा ये हो जाएगा, या बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो ये याद ही हो जाता है। 95% पे 1 टेल में जो है 1.64 होता है, 2 टेल में जो है क्या होता है रे 1.96, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तीसरा स्टेप में हम लोग क्या निकालते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पे जेड कैलकुलेटेड, यही तुम्हारा जेड टेबलेटेड हो गया ना रे, यही तो तुम्हारा हो गया जेड टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू मतलब टेबलेटेड वैल्यू, ठीक है, जेड टेबलेटेड वैल्यू। तो जेड कैलकुलेटेड जो है फॉर्मूला क्या है हमारा, P माइनस छोटका P माइनस बड़का P, छोटका P माइनस छोटका P मतलब रे सैंपल का, और बड़का P मतलब पॉपुलेशन का, ठीक है, प्रोपोर्शन अपॉन स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन लिखो, या अंडर रूट PQ/N। अब इसका सबको जो तुम्हारे पास वैल्यू दिया हुआ है सबको यहां से उठाओ और वहां पे डाल दो। तो छोटका P तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है रे 0.08 माइनस बड़का P कितना है रे 0.1 अपॉन अंडर रूट बड़ा वाला P 0.1 इंटू छोटा वाला P कितना है Q का वैल्यू कितना है देखो 0.9 होगा ना रे। P प्लस क्यू बराबर तो 1 होता है ना, P प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 तो Q बराबर 1 माइनस P इंटू 0.9 अपॉन N कितना दिया हुआ है, टोटल बोतल कितना था 50। अब इसको तुम सॉल्व करो रे, तो इसको तुम सॉल्व करेगा तो ये वैल्यू तुम्हारा निकल के आएगा -0.47। लेकिन हम लोग मॉडुलस में लेते हैं तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा
0.47, क्योंकि ये मोड लिया तो ये माइनस क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर -5 रहा और इसमें तुम मोड लगाया तो इसका अपना खासियत है, बाहर निकलता है तो पॉजिटिव हो के निकलता है। ठीक है, कितना भी निगेटिव करो लेकिन बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यही मॉडुलस का अपना खासियत है। तो यहाँ से ये तुम्हारा निकल गया जेड कैलकुलेटेड। चौथा स्टेप में हम लोग क्या करते थे, डिसीजन लेते थे। तो डिसीजन में हम लोग क्या लेते कि किसको एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। तो देखो ये तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है। अच्छा 1 टेल की बातें हो रहा है ना, तो ये वैल्यू लो अल्फा बाय जेड अल्फा बाय 2। यहाँ पे जो है ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और इधर कितना हो जाएगा 95%। ठीक है, और ये वैल्यू जो यहाँ पे आया है 5% पे जेड का, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1.64। और ये जो वैल्यू होता है ना, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू, है ना रे, क्रिटिकल वैल्यू। अगर उधर गया तो डूबा, इधर आया तो रे बचा हुआ है, यही ना। इधर क्या होता है H0 एक्सेप्टेड, यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, और इधर क्या होता है रिजेक्शन एरिया है ना, रीजन है, तो H0 रिजेक्टेड। ठीक है, इधर हम लोग रिजेक्शन रीजन बोलते हैं। ठीक है, और इधर एक्सेप्टेंस रीजन। अब अपने से देखो बाबू 0.47 कहाँ लाई करेगा, इसके इधर लाई करेगा कि इसके इधर लाई करेगा। यहाँ तो 1.64 है, इस जगह पे 1.64 है, तो 0.47, तो 0.47 फिर और बढ़ेगा तो 0.5, फिर बढ़ते बढ़ते 1 तक जाएगा, यानी इसके इधर ही है, इधर कहीं लाई करेगा। ठीक है, इधर कहीं लाई करेगा 0.47। तो जेड कैलकुलेटेड जो है वो बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। जेड टेबुलेटेड क्या है, बड़ा है, क्योंकि जेड टेबुलेटेड 1.64 है आया है और जेड कैलकुलेटेड 0.47 आया है। तो जेड टेबुलेटेड जब बड़ा होगा, मतलब टेबल से जो वैल्यू निकाला है वो अगर बड़ा होगा रे, तो क्या बोलते हैं हम लोग H0 इज इफ जेड टेबुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन जेड कैलकुलेटेड देन नल हाइपोथेसिस H0 इज एक्सेप्टेड, है ना रे। देखो ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है ना, तो H0 क्या हो गया एक्सेप्टेड। और H0 एक्सेप्टेड हो गया तो शुरू में जो तुम बनाया था रे, कहाँ गया हाइपोथेसिस बनाया था, ये जो बनाया था कि टोटल जो है 10% बोतल जो है उस कंसाइनमेंट का क्या है ब्रोकन है, 10% से ज्यादा जो है ब्रोकन नहीं है, ये दो बनाया था। तो H0 एक्सेप्टेड हुआ तो मतलब कि 10% ही है वो ब्रोकन है, 10% से ज्यादा जो है बोतल ब्रोकन नहीं होगा, यही कंक्लूजन देगा। समझा रहे? ठीक है फिर।